ओके, सो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है? रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास इतने सारे डेटा आइटम्स हैं जो कि एक डेटाबेस ग्राफ में एसाइक्लिक फॉर्म में है, एक सेट है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्री प्रोटोकॉल और विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, तो एक ट्रांजेक्शन किसी भी डेटा आइटम पे लॉक होल्ड कर सकता है, किसी भी डेटा आइटम पे लॉक होल्ड कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम पर एक ट्रांजेक्शन लॉक होल्ड करना चाहता है तो उसके पास उसके पेरेंट का लॉक ऑलरेडी होल्ड किया हुआ होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट नंबर 2। A data item Q can be logged by TI only if the parent of Q is currently logged by TI, right? So अगर मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन G पर लॉक होल्ड करना चाहता है, अगर वो G पर लॉक होल्ड करना चाहता है तो G पर तभी वो लॉक को होल्ड कर पाएगा जब उसके पास ऑलरेडी उसके पेरेंट D पर लॉक होल्ड होगा। दिस इज द रूल नंबर 2। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 ये है कि डेटा आइटम में बी अनलॉक्ड एट एनी टाइम। तो अगर मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन के पास जो लॉक है वो अलग अलग डेटा आइटम्स पे है, तो वो लॉक को अनलॉक कभी भी कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वी डू नॉट हैव growing and shrinking phase, so it is not necessary कि when the transaction will come into shrinking phase then only it can release the lock and the unlock will be performed anytime, at any time unlock can be performed। तो एक ट्रांजेक्शन डेटा आइटम पर कभी भी अनलॉक परफॉर्म कर सकता है, राइट। रूल नंबर 4 ये बोलता है अ डेटा आइटम दैट हैज बीन logged and unlocked by TI cannot subsequently be relogged by TI। एक ट्रांजेक्शन ने किन्हीं भी डेटा आइटम पर पहले लॉक किया था, फिर उसको अनलॉक कर दिया, लेकिन अब वो उन्हीं डेटा आइटम्स पे दोबारा लॉक नहीं ले सकता। दिस इज व्हाट रूल नंबर 4। तो ये 4 रूल्स जो है, अगर आप ट्री प्रोटोकॉल से शेड्यूल को जनरेट कर रहे हो तो ये 4 रूल्स जो हैं वो भूलना नहीं है ना। These 4 rules are most important and we don't have to forget these rules। So all the schedules that are legal under this tree protocol are conflict serializable। इसका मतलब है कि वो सारे शेड्यूल जो ये 4 रूल्स को अप्लाई करते हैं, ये 4 रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये 4 रूल्स के तहत वो लीगल हैं, वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, वो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होंगे, राइट। टू इलस्ट्रेट दिस प्रोटोकॉल कंसीडर द डेटाबेस ग्राफ ऑफ फिगर। मीन्स वी विल have some example which is related to the figure which is given on the slide। okay, the 4 transaction follow the tree protocol on this graph। we will have 4 transaction and we will have one example। with the help of example we will try to understand what will happen when we'll apply tree based locking। ओके, ट्रांजेक्शन है और वो वेरियस लॉक्स अप्लाई करता है। केवल यहाँ पे लॉक्स लिखे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस जो लिखे गए हैं वो लॉक हैं और अनलॉक हैं। तो सबसे पहले लॉक किस पे अप्लाई किया गया है? सबसे पहले लॉक जो है बी डेटा आइटम पे अप्लाई किया गया है और ये एक्सक्लूसिव लॉक ही होगा। तो आप देखिए, जैसे ही T10 ट्रांजेक्शन बी पर लॉक को अप्लाई करता है, बी पर लॉक को होल्ड करता है, तो इसके जो चिल्ड्रन है D, E and F, ये ट्रांजेक्शन एलिजिबल हो जाता है कि अब वो D, E और F को भी लॉक लगा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्री प्रोटोकॉल। जैसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर, डेटा आइटम के ऊपर लॉक
हम लगा लेते हैं, उसके चिल्ड्रन पर हम, उसके सबऑर्डिनेट पर हम ऑटोमेटिकली लॉक के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स वी आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई लॉक ऑन DEF. ठीक है. अब क्या है, T10 अब लॉक लगाएगा किस पे, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो एक्सक्लूसिव लॉक है E पर. तो E पर क्या लॉक लगा सकता है? यस, ट्रांजेक्शन T10 इज एलिजिबल फॉर अप्लाइंग लॉक ऑन E. ठीक है, वो E पर लॉक लगा सकता है. तो नेक्स्ट उसमें आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में T10 जो है वो E पर उसने लॉक लगा दिया, एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, लॉक एक्सक्लूसिव लॉक ऑन D. तो अब D पे भी, बिकॉज D क्या है, D इज अ चाइल्ड ऑफ B. So this transaction T10 is already holding lock on B, so it can also lock D, right? ये D को भी लॉक कर सकता है, तो इसने D पे भी लॉक लगा दिया. तो सिमिलरली वी विल मूव. अब क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है अनलॉक करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया. तो जैसे ही B को अनलॉक किया, ठीक है, स्टिल वी हैव लॉक ऑन D एज वेल एज E. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि T10 इज होल्डिंग लॉक ऑन 2 डिसजॉइंट सब ट्री. दो अलग अलग ट्री हैं. एक ट्री का रूट क्या है, D है, और एक ट्री का रूट जो है वो E है. दो अलग अलग डिसजॉइंट सब ट्रीज पर लॉक लगा रहा है. ठीक है, ट्रांजेक्शन T10. अब ट्रांजेक्शन T10 wants to unlock the E. So as soon as we will perform unlock operation, the lock on E will be released. तो यहाँ पर हम क्या फंडा कर रहे हैं, द रूल सेज दैट कि अनलॉकिंग कभी भी परफॉर्म की जा सकती है. मीन्स देयर इज नो ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज. अनलॉकिंग कभी भी परफॉर्म की जा सकती है. ठीक है. तो ये 1 by 1 वी आर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ T10. अब T10, what T10 will do next? It will apply exclusive lock on G. So we had already lock on D. The T10 was already holding lock on D. So T10 is eligible for applying lock on G. तो अब क्या है, G पर लॉक अप्लाई कर दिया है. G पर लॉक अप्लाई कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है अनलॉक D. तो D को अनलॉक कर देंगे. फिर इसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन अनलॉक G. तो G को भी अनलॉक कर देंगे. ठीक है. तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम एक ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते जाते हैं, हम केवल उन्हीं डेटा आइटम्स पे लॉक लगा सकते हैं जिनके पेरेंट्स पर हमें ऑलरेडी लॉक हमने लगाया हुआ है. एक ट्रांजेक्शन उन्हीं डेटा आइटम पे लॉक कर सकता है जिन डेटा आइटम्स के पेरेंट पर उसके पास ऑलरेडी लॉक है. ठीक है. तो ये हमने एक T10 ट्रांजेक्शन्स को पूरा एग्जीक्यूट किया. अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, T11 पे. यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लैशिंग होगा या नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि our overall objective is to generate conflict serializable शेड्यूल. तो अभी आपको ये तो पता है कि ट्री प्रोटोकॉल को यूज करने पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल ही जनरेट होगा. लेकिन अब आपको पिक्टोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि कैसे वो लॉक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होंगे इंस्ट्रक्शन के बीच. तो अभी आपने T10 के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किए हैं. अब हम आते हैं कहाँ पर, T11 पे. तो T10 के पास अब इस स्टेज पर किसी भी डेटा आइटम पर लॉक नहीं है, है ना. उसने अपने सारे के सारे लॉक्स रिलीज कर दिए हैं. सो वी आर अप्लाइंग ट्री प्रोटोकॉल हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन T11. तो जैसे ही ट्रांजेक्शन T11 स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करेगा D पर. तो जैसे एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करता है D पर, ठीक है, तो ये एलिजिबल हो जाएगा कि G और H पर भी लॉक लगा सकता है, क्योंकि G और H क्या है, चिल्ड्रन है D के. फिर ये H पर लॉक लगा देगा.
H पर लॉक लगाने से ये एलिजिबल हो जाएगा कि वो J पर भी लॉक लगा सकता है, ठीक है। अगेन इंस्ट्रक्शन क्या आ रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है अनलॉक D। तो अनलॉक D करेंगे तो D पर लॉक हट जाएगा, ठीक है। जैसे ही D पर लॉक हट जाएगा हमारे पास जो T11 ट्रांजेक्शन का है लॉक वो H पर रहेगा और ये यहाँ पर क्या करता है, H पर भी लॉक को हटा देता है। यहाँ पर H पर भी लॉक को हटा देता है। तो अब क्या है कि हमने T11 ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखो कि we have already executed 2 transaction T10 and T11 and you have seen here कि there was no conflict at all if we are using tree protocol। सबसे पहले T10 एग्जीक्यूट हुआ स्मूथली, सारे के सारे उसके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए। जैसे ही T11 जो है एग्जीक्यूट होना चालू किया, T10 ने अपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए थे। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी बन रही है, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही T12 ट्रांजेक्शन को आप स्टार्ट करते हो, T12 ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, T12 ट्रांजेक्शन ये बोलता है कि जो लॉक है वो B डेटा आइटम पे अप्लाई करना है। तो जैसे ही B डेटा आइटम पे लॉक अप्लाई किया जाएगा तो B के जो चिल्ड्रन है D, E, F वो उसके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे कि लॉक T12 उन डेटा आइटम्स पे भी लगा सकता है जिनके पेरेंट पर ऑलरेडी लॉक है। तो यहाँ पर E पर ऑलरेडी लॉक होल्ड किया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आपने E पर भी लॉक होल्ड कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, E को अनलॉक कर देंगे तो E अनलॉक हो गया। फिर हम B को अनलॉक कर देंगे, B अनलॉक हो गया। जैसे ही B अनलॉक होगा T12 ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम T13 ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। इट इज़ होल्डिंग लॉक ऑन D, देन ट्रांजेक्शन T13 इज एलिजिबल फॉर G एंड H, ठीक है। ट्रांजेक्शन T13 का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, होल्डिंग एक्सक्लूसिव लॉक H। तो जैसे ही H पर वो एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा कि J पर भी वो लॉक को होल्ड कर सकता है। देन वी विल दैट ट्रांजेक्शन T13 will unlock the D. So as soon as transaction T13 will unlock the D, it is already holding lock on H, ठीक है। Then in the last instruction of the T13 transaction, T13 transaction will unlock the H also. So we have seen 4 transactions. We have seen 4 transactions. They are executing their own instructions one by one. सबसे पहले T10 ने अपने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, फिर T11 ने एग्जीक्यूट किए, फिर T12 ने एग्जीक्यूट किए, T13 ने एग्जीक्यूट किए। हमने यहाँ पे देखा it has been observed that the schedule is conflict serializable। क्यों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन आए ही नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं आए। वो क्यों नहीं आए, बिकॉज हमने ट्री प्रोटोकॉल यूज़ किया था, ट्री प्रोटोकॉल के वो जरूरी 4 रूल्स को यूज़ किया था। जैसे ही कोई भी शेड्यूल that is legal under the tree protocols rule, we will always say that it is conflict serializable। तो जो शेड्यूल बना ट्री प्रोटोकॉल को अप्लाई करने के बाद जो शेड्यूल बना वो शेड्यूल इस तरह से होगा, T10, T11, T12, T13 जो इंस्ट्रक्शंस इसके एग्जीक्यूट होंगे वो इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब एक्सक्लूसिव लॉक T10 होल्ड कर रहा था तो और दूसरे ट्रांजेक्शन पे एक भी कुछ भी लॉक नहीं था। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे हो नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो नहीं रहा है, ठीक है। और जैसे इसने लॉक हटा दिया तो T11 ने D पर लॉक लगाया है ना। T11 ने D पर लॉक लगाया, फिर H पर लॉक लगाया है, फिर इसने अनलॉक कर दिया D को। तो जब तक कि
T10 का लॉक B पर अनलॉक नहीं होता, B कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। जैसे ही B पर लॉक, जैसे ही ट्रांजैक्शन T10 ने B पर लॉक को रिलीज किया, वैसे ही दूसरे ट्रांजैक्शन अलाउ कर दिए जाते हैं कि वो अब B पर लॉक होल्ड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं आ रहे, कोई भी इंस्ट्रक्शन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे कि डायग्राम फिगर में दिया हुआ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, और इसका ये मतलब है कि ट्री प्रोटोकॉल इंश्योर्स कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। अगर हमारा ट्री प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली व्यू सीरियलाइजेबल होगा। ठीक है, ट्री प्रोटोकॉल इंश्योर्स फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक ऑल्सो। ठीक है, अगर हम ट्री प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेडलॉक भी नहीं आएगा, क्योंकि डेडलॉक कब आता है, डेडलॉक जब आता है जब एक ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को यूज कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को यूज कर रहा है और दूसरा ट्रांजैक्शन उसी पर्टिकुलर डेटा आइटम को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही ट्रांजैक्शंस एक एक डेटा आइटम को यूज कर रहे हैं और दोनों ही ट्रांजैक्शन एक दूसरे के डेटा आइटम को यूज करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक साइकिल बन जाती है और वो डेडलॉक को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पे ट्री प्रोटोकॉल की लॉकिंग स्ट्रेटेजी यूज हुई है, तो यहाँ पर डेडलॉक नहीं रहेगा। तो ऑल द शेड्यूल्स which are developed with the help of tree protocol will always be free from deadlock, हमेशा फ्री रहेंगे डेडलॉक से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है रिकवरेबिलिटी का और कैस्केडलेसनेस का। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, whenever we will check recoverability and cascadelessness, for recoverability we need to find dirty read. If dirty reads are here, then we can say that there is a problem in recoverability. यहाँ पे recoverability के लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है, there are so many dirty reads, आपको इंडिकेट भी किए गए हैं कि dirty reads कहाँ हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे dirty reads आपको दिख रहे हैं। dirty reads क्या होते हैं कि कोई भी अगर एक ट्रांजैक्शन किसी ऐसी डेटा आइटम की वैल्यू को रीड करता है जिस पर रिसेंटली राइट किया हुआ हो, और वो राइट अभी अनकमिटेड हो, अनकमिटेड राइट की वैल्यू को रीड करना। ठीक है, जैसे कि आप T11 को देखो, T12 ट्रांजैक्शन को देखो, T12 ट्रांजैक्शन इज अप्लाइंग एक्सक्लूसिव लॉक ऑन B। ठीक है, अब B पर जब एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहा है तो इट इज T12 ट्रांजैक्शन इज एलिजिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग रीड एंड राइट बोथ द इंस्ट्रक्शन। अब जब B डेटा आइटम पर T10 ने लॉक लगाया था तो उसने रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए होंगे। तो अभी ये जो राइट इसने T10 ने परफॉर्म किया होगा, ठीक है, जब T10 ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा डेटा आइटम B पर, वो अभी अनकमिटेड था और वो अनकमिटेड वैल्यू को T12 ट्रांजैक्शन इज ट्राइंग टू रीड। तो यहाँ पर डर्टी रीड है। तो अगर डर्टी रीड है तो रिकवरेबिलिटी एक प्रॉब्लम बनेगा। लेकिन हाँ, अगर रिकवरेबिलिटी हमें करना है तो हमें उस तरीके से कमिट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने पड़ेंगे जिस ऑर्डर में डर्टी रीड हुआ है उसी ऑर्डर में कमिट स्टेटमेंट हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्या अश्योरिटी दे पाएंगे कि रिकवरेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर आप एक ऑर्डर को लेके चलोगे जहाँ पर आप ऑर्डर में कमिट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है कि कैस्केडिंग रोल बैक हो। तो हम